दोस्तों, एक गरीब बच्चा जिसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और उसको और उसकी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया था। और आपको क्या लगता है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा और वो बच्चा किस लेवल तक ज़िंदगी में पहुँचा होगा, कितना कामयाब हुआ होगा? ये कहानी है इंसान के मोटिवेशन की और इंसान के जुनून की, कि इंसान के अंदर जब विल होती है, जब कुछ करने की चाहत होती है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इतनी परेशानियाँ और मुश्किलें झेलने के बाद भी उस बच्चे ने बचपन में ही ये बता दिया था, ये बोल दिया था कि वो 100 साल तक कम से कम जिएगा और वो अपनी इनकम को तकरीबन $1 लाख तक लेकर जाएगा। तो आज हम बात करेंगे उसी बच्चे के बारे में जो अपनी इनकम 1 लाख रुपए तो नहीं लेकर जा पाया, क्योंकि उसकी इनकम 400 करोड़ रुपए पर मंथ थी। वही बच्चा तकरीबन 80 आलीशान बंगलों का मालिक भी बना। और उस बच्चे ने अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाया कि एक टाइम पर उसकी टोटल जो नेटवर्थ थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जीडीपी की 3% थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे पहले बिलियनर जॉन डी रॉकफेलर की, जिनकी टोटल नेटवर्थ उस टाइम जो थी उसको अगर मैं आज के हिसाब से आपको बताऊं तो तकरीबन 400 बिलियन डॉलर्स की वो नेटवर्थ बैठती है आज के हिसाब से। और इतनी नेटवर्थ में आप बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ भी ख़रीद सकते हैं। जॉन अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो दान कर देते थे, डोनेट कर देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग जॉन के ख़िलाफ़ थे और जॉन को बुरा भला कहा करते थे। जानेंगे कि ऐसा क्यों था कि इतना बड़ा दिल रखने वाला इंसान जो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा दान कर देता था, डोनेट कर देता था चैरिटी में, उसके आखिर लोग ख़िलाफ़ क्यों थे। दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 1839 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक गरीब फैमिली में हुआ था। उनके फादर विलियम रॉकफेलर जो कि एक फर्जी डॉक्टर थे और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी दवाइयाँ सेल करते थे। जॉन के फादर पर एक लड़की के रेप का भी आरोप था। उन्होंने जॉन की मदर को बिना बताए ही दूसरी शादी कर ली थी और इस वजह से वो बहुत कम ही जॉन के घर पर आया करते थे, जिसकी चलते उनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और जॉन की माँ औरों के घरों पर काम करने के लिए मजबूर हो गई थी, क्योंकि उनको जॉन और उसके बहन भाइयों का पेट भी पालना था। क्योंकि जॉन के फादर पर एक लड़की के रेप का आरोप था, इस वजह से गांव के लोग उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और इन सब चीज़ों से तंग आकर जॉन ने अपनी फैमिली को दूसरे सिटी में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया, जहां वो सुकून से रह सकें। और जॉन अपनी माँ और बहन भाइयों को लेकर क्लेवलैंड में शिफ्ट हो गया। क्लेवलैंड में शिफ्ट होने की वजह से जॉन को अपनी स्टडी भी वहाँ पर छोड़ना पड़ी और सारी चीज़ें, अपना स्कूल, अपना घर बार, अपनी सारी चीज़ें उनको वहीं छोड़ना पड़ गई। जॉन अब समझ गए थे कि उनको अपनी माँ के लिए और अपने बहन भाइयों के लिए अब कुछ पैसे कमाना पड़ेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा, और इस वजह से वो 16 साल की उम्र में ही जॉब सर्च करने के लिए निकल गए थे। 16 साल के बच्चे को जॉब ढूंढते देख वहाँ के लोग काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे और उनको 6 महीने तक कोई जॉब नहीं मिली थी। और आखिरकार दोस्तों 6 महीने के बाद उनको एक जॉब मिली 26 सितंबर 1855 में। और 26 सितंबर को जो उनको जॉब मिली थी उसकी जो सैलरी थी वो 250 रुपये थी उस टाइम पर। दोस्तों, उस जॉब में जॉन के साथ एक इंसिडेंट हुआ कि उनका जो बॉस था, जिस कंपनी में वो काम करते थे, उस कंपनी का जो ओनर था, उसके हाथ में जॉन ने एक चेक देखा। चेक जो था वो उस टाइम पे 3.5 लाख का चेक था, जो कि बिल्कुल छोटी रकम नहीं थी, काफ़ी बड़ी रकम थी उस टाइम पर वो। और उस चीज़ को देखकर, उस चेक को देखकर जॉन की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। जॉन को समझ आ गया था कि पैसा जो बनेगा वो बिजनेस से ही बनेगा, नौकरी से इतना पैसा मैं नहीं कमा पाऊंगा। और इस वजह से जॉन ने अब बिजनेस करने का फैसला कर लिया था। जॉन ने अपनी फर्स्ट जॉब में इतनी रेपुटेशन बना ली थी, इतनी इज्जत बना ली थी कि उस 18 साल के बच्चे को वहाँ के बड़े बड़े लोग मिस्टर रॉकफेलर के नाम से पुकारा करते थे। और इसी ट्रस्ट बिल्डिंग के वजह से उनको अपना बिजनेस करने के लिए काफ़ी लोन भी प्रोवाइड हो गया। काफ़ी लोगों ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो गए। जॉन के उस टाइम पे एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था क्लैर्क, और उन्होंने उनके साथ मिलकर एक ट्रेडिंग कंपनी ओपन की थी जिसका नाम था क्लैर्क एंड रॉकफेलर। इस ट्रेडिंग कंपनी में वो चीज़ें खरीद के बेचा करते थे, यानी कि बीच में जो प्रॉफिट, जो कमीशन होता था वो उनका प्रॉफिट हुआ करता था, वो उनका मुनाफा था।
और 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, जिसके चलते काफ़ी चीज़ों के रेट्स बढ़ने लगे थे और उसी वजह से कमीशंस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे। और उसी साल जॉन ने तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया था। उन्हीं दिनों जॉन के सामने एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, जो थी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल उस टाइम नया नया स्टार्ट हुआ था। अमेरिका में काफ़ी जगहों पर क्रूड ऑयल के कुएँ निकल रहे थे, मिल रहे थे, और जॉन की नज़र उस पर पड़ी। जॉन ने देखा कि क्रूड ऑयल से हम केरोसिन ऑयल बना सकते हैं, और उस टाइम क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इस वजह से केरोसिन ऑयल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। केरोसिन ऑयल भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। उस टाइम जो लैम्प्स, जो लालटेन्स होती थी, वो जलाई जाती थी या तो व्हेल मछली जो होती है, व्हेल फिश, उसके फैट से, या फिर अलग अलग जानवरों के फैट से वो सारी चीज़ें जलाई जाती थी। जॉन अपनी ट्रेडिंग कंपनी तो चला ही रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर क्रूड ऑयल की एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट के बाद वो कंपनी इतनी अच्छे तरीके से ग्रो करने लगी कि जॉन को कुछ ही टाइम में उस कंपनी से करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्रूड ऑयल के सेक्टर में, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में इतना प्रॉफिट देखने के बाद जॉन समझ गए थे कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और जॉन ने अब फुल टाइम यही बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। उन्होंने अपने ट्रेडिंग कंपनी को बंद कर दिया और अब वो फुल टाइम क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में उतरना चाह रहे थे। उस टाइम पे केरोसिन ऑयल की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और उस इंडस्ट्री में यानी कि क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लोग भी उतर रहे थे। काफ़ी नए नए बिजनेसेस, काफ़ी नई कंपनीज भी ओपन हो रही थी, जिसके चलते इस इंडस्ट्री में काफ़ी कंपटीशन भी बढ़ रहा था। और अब इस कंपटीशन से लड़ने के लिए जॉन को अपने किसी दोस्त की ज़रूरत थी, और वो कोई ऐसा शख्स ढूंढ रहे थे जो इस कंपटीशन में उनको स्टैंड करने में मदद करे। और आखिरकार उनको एक पार्टनर मिले, हेनरी फैगलर। दोस्तों, कहते हैं कि बड़े बिजनेसेस में किसी के भी हाथ साफ नहीं होते हैं, और हेनरी फैगलर को बहुत एक्सपीरियंस था कंपटीशन में, कैसे आप स्टैंड कर सकते हैं और कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को आप हरा सकते हैं। हेनरी के साथ मिलकर जॉन ने काफ़ी बिजनेसेस को, जो कि क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। कंपनीज़ बैंकरप्ट हो गई थीं, और बहुत सारी कंपनीज़ के जो ओनर थे, बैंकरप्सी की वजह से उन्होंने सुसाइड तक कर ली। जॉन की अब अपने एक और पार्टनर से मुलाकात हुई, जिनका नाम था सैंड्री। वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस रखते थे इस इंडस्ट्री में, और इन तीनों लोगों ने, यानी कि जॉन और सैंड्री और उनके साथ थे हेनरी, ये तीनों लोगों ने एक कंपनी ओपन की जिसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल कॉरपोरेशन। और ये वो कंपनी थी जो इस्टेब्लिश हुई थी 10 जनवरी 1870 में, और ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनने वाली थी। और 1870 के बाद ही अमेरिका में बहुत ज़्यादा तेल के कुएँ मिलना शुरू हो गए थे, और ऑयल की डिमांड, केरोसिन की ऑयल की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इसी वजह से केरोसिन के जो रेट्स थे वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे, और बहुत कंपनीज़ जो हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर रही थी। लेकिन जॉन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जॉन को उस कंपटीशन को बीट करना था, जॉन को उस इंडस्ट्री में बादशाह बनना था, उस इंडस्ट्री का किंग बनना था। और तभी जॉन की नज़र पड़ी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज़ पर, यानी कि रेलवे कंपनीज़ पर, जो कि उस टाइम क्रूड ऑयल को सप्लाई करती थीं एक शहर से दूसरे शहर तक। ज़्यादातर कंपनीज़ जो थीं वो अपने क्रूड ऑयल को रेलवे से ही ट्रांसपोर्ट करती थीं, क्योंकि वही इस टाइम सबसे ईजी मेथड था। उस टाइम पर अमेरिका में सिर्फ 3 ही ऐसी कंपनीज़ थीं जो कि क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करती थीं, यानी कि 3 ही रेलवेज़ की कंपनीज़ थीं सिर्फ। फर्स्ट कंपनी थी पेंसिल्वेनिया, दूसरी कंपनी थी एरी रेलवेज़, और तीसरी कंपनी थी न्यूयॉर्क सेंट्रल सिस्टम। ये 3 कंपनीज़ मिलकर ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करती थीं। पेंसिल्वेनिया, जो कि उस टाइम सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन की रेलवे की कंपनी थी, उसको क्लेवेलैंड में काफ़ी लॉस हो रहा था, यानी कि बिज़नेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, और उसने क्लेवेलैंड से जाने का फ़ैसला कर लिया। और क्लेवेलैंड में वही एक इकलौती कंपनी थी जो कि काम कर रही थी, जिसकी रेलवे लाइन्स जो थी वो क्लेवेलैंड में फैली हुई थी। लेकिन पेंसिल्वेनिया ने जाते जाते एक अफवाह उड़ा दी कि क्लेवेलैंड में जितनी भी क्रूड ऑयल की कंपनीज़ हैं वो जल्द ही लॉस उठाने वाली हैं, और यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसके चलते ये कंपनी सभी बंद हो जाएंगी। इस अफवाह को देखकर जितनी भी क्लेवेलैंड की कंपनीज़ थीं जो क्रूड ऑयल में काम कर रही थीं, उन सबों ने पैनिक में वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया, और वो सारी कंपनीज़ जो थीं वो पैनिक में दूसरी सिटीज़ में शिफ्ट होने लगी। लेकिन जॉन को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। जॉन ने वहाँ से पैनिक नहीं किया, जॉन ने वहाँ पर स्ट्रेटजीज़ अपनाई। जॉन ने कहा कि हम यहाँ पर पैनिक नहीं करेंगे, बल्कि हमारी जो 2 अलग कंपनीज़ हैं जो रेलवे में काम कर रही हैं, जिनका पहली थी एरा रेलवेज़ और दूसरी थी न्यूयॉर्क सेंट्रल सिस्टम।
इन दोनों कंपनीज़ के पास जॉन पहुँचे और जॉन ने उनसे कहा कि आप क्लेवेलैंड में अपनी रेलवे लाइंस बिछाइए और हम क्या करेंगे, सिर्फ आप ही से अपना ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे। कंपनीज़ भी इस पर जो है वो राज़ी हो गई, कंपनीज़ ने भी एग्री किया और कंपनीज़ ने अपनी रेलवे लाइंस जो थी वो क्लेवेलैंड में बिछाना स्टार्ट कर दी। लेकिन जॉन ने वहाँ पर कंपनीज़ से कहा कि आप हमें थोड़ा डिस्काउंट दीजिएगा, जिसके चलते हम सिर्फ आपसे ही अपना ट्रांसपोर्टेशन कराएंगे और किसी और कंपनी को मौका नहीं देंगे। रेलवेज़ की दोनों कंपनीज़ इस बात पर एग्री करती हैं, जॉन को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। एक कंपनी जिसका नाम था एरा रेलवेज़, इसने तकरीबन इनको 25 से 50% तक का डिस्काउंट दिया था और न्यूयॉर्क सेंट्रल सिस्टम ने इनको 25% तक का डिस्काउंट दिया था, जिससे इनका जो ऑयल में मार्जिन था वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। और इसी डिस्काउंट से जॉन ने एक और स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाकी कंपनी से कम आ रही थी। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि हम अपने क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे कर देंगे, गिरा देंगे। इन दोनों रेलवेज़ जो कि क्लेवेलैंड में काम कर रही थी जॉन की वजह से, इनका टोटल बिजनेस जॉन की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कॉरपोरेशन से ही आ रहा था। जॉन ने उस डिस्काउंट की वजह से इतना ज़्यादा अपना क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरा दिया था कि बाकी कंपनीज़ के लिए थोड़ी मुश्किल होने लगी थी और वो उस इंडस्ट्री को डोमिनेट करना चाहता था। तो जॉन ने क्या करा कि अपने क्रूड ऑयल के प्राइस मार्केट के प्राइस से बिल्कुल हाफ़ कर दिए। अगर मार्केट में मान लिए कि 100 रुपये चल रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस, तो जॉन जो है वो 50 रुपीज़ पर ही क्रूड ऑयल अपना प्रोवाइड कर रहे थे, सील कर रहे थे। लेकिन जॉन जो थे वो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपनी कम पे कर रहे थे, उनको डिस्काउंट मिल रहा था, इस वजह से वो क्रूड ऑयल पर अपना डिस्काउंट भी दे पा रहे थे। लेकिन बाकी कंपनीज़ के साथ ये नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाकी कंपनीज़ जो थी वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी 100% पे कर रही थी, कोई डिस्काउंट नहीं था और क्रूड ऑयल का प्राइस भी वो हाफ उनको मजबूरन करना पड़ रहा था जॉन की वजह से, जिसकी वजह से उनके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया और बहुत सारी कंपनीज़ के पास अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक देने के पैसे नहीं बच रहे थे। ये सारी चीज़ें चल ही रही थीं, तभी जॉन ने जो डील की थी रेलवे कंपनीज़ के साथ, वो एक सीक्रेट डील थी जो कि अब रिवील हो गई थी। किसी न किसी ने जो है वो मार्केट में ये न्यूज़ लीक कर दी थी कि जॉन की एक सीक्रेट डील है रेलवे कंपनीज़ के साथ, जिसकी वजह से वो डिस्काउंट दे पा रहे हैं ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा। तो लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लोग जॉन के ख़िलाफ़ हो गए, जॉन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और क्लेवेलैंड में जो रेलवे कंपनीज़ की लाइन बिछाई गई थी वो तक लोगों ने उखाड़ दी थी। लेकिन जॉन भी हार मानने वाले इंसान नहीं थे। जॉन को इतनी बुरी हालत में भी बिज़नेस में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी और अब जॉन ने फैसला किया था कि वो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री को सिर्फ डोमिनेट ही नहीं करेंगे बल्कि पूरी इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। जॉन ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने ऑयल प्राइसेस और ज़्यादा कम कर दिए और अपने ऑयल प्राइसेस उन्होंने इतने कम कर दिए थे कि बिल्कुल ऑयल की कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी थी। ऑयल ऐसा हो रहा था जैसे पानी के भाव मिल रहा है और सारी कंपनीज़ इस वजह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गईं। सभी कंपनीज़ बैंकरप्ट लाइन से होती जा रही थीं और उस टाइम पे क्लेवेलैंड में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ जो थी वो बैंकरप्ट हुईं और इस वजह से उनको अपने बिजनेसेस बंद करना पड़े। और इस इंसिडेंट को आज भी लोग क्लेवेलैंड मैसेकर के नाम से याद करा करते हैं। क्लेवेलैंड की लगभग सभी कंपनीज़ बंद हो गई थीं, सिर्फ 4 कंपनीज़ ऐसी थीं जो उस टाइम पर बहुत बुरी हालत में सर्वाइव कर रही थीं। जॉन की नज़र अब उन 4 कंपनीज़ पर थीं जो कि बहुत बुरी हालत में सर्वाइव कर रही थीं। जॉन ने उन चारों कंपनीज़ के ओनर से बात की कि या तो तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ, या फिर हम अपने क्रूड ऑयल के प्राइस और भी ज़्यादा गिरा देंगे कि तुम अब बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। उन 4 कंपनीज़ में से 2 कंपनीज़ के ओनर ने जॉन के साथ यानी कि स्टैंडर्ड ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ज्वाइन होने का फैसला कर लिया और 2 कंपनीज़ जो थी वो अब भी अलग अपना बिजनेस करना चाह रही थी। उन दोनों कंपनीज़ को ज्वाइन करने के बाद जॉन ने इतना ऑयल प्राइसेस गिरा दिए अपने कि वो 2 कंपनीज़ भी अब बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रही थी और वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट होकर ताला लगाना पड़ा उनको। क्लेवेलैंड से पूरा कंपटीशन ख़त्म करने के बाद अब जॉन के पास मोनोपोली आ गई थी। अब जॉन अमेरिका का 90% ऑयल कंट्रोल कर रहे थे जो कि उनके अंडर में था। अब जॉन जब चाहें अपने रेट्स बढ़ा सकते थे, जब चाहे रेट्स गिरा सकते थे, ऑयल इंडस्ट्री में जो चाहे वो कर सकते थे। जॉन की कंपनी की जो स्ट्रेटजी थी वो भी लोगों में फैल गई थी और लोग बहुत बुरा भला कहते थे। लोग इस स्ट्रेटजी के खिलाफ थे जो जॉन यूज़ कर रहे थे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। जॉन ने सारा ही कंपटीशन ख़त्म कर लिया था, मोनोपोली अपने बिजनेस में लिया थे, लेकिन लोगों को भी ये सब चीज़ें पता चल गई थी और लोग जॉन को बुरा भला कह रहे थे। अब जॉन को एक चीज़ और खटक रही थी, वो थी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि जो रेलवे में वो कमीशन प्रोवाइड करते थे वो कमीशन अब वो नहीं देना चाह रहे थे।
और इस वजह से जॉन ने फैसला किया कि वो अब पाइपलाइंस के थ्रू अपना क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करेंगे और रेलवेज़ बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। पेंसिल्वेनिया रेलवेज़ जिनका टाई अप था उस टाइम स्टैंडर्ड ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, और स्टैंडर्ड ऑयल का सारा ही क्रूड ऑयल पेंसिल्वेनिया अब उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट करने लगी थी। तो पेंसिल्वेनिया रेलवेज़ को ये पता चल गया था कि भाई ये अब हमारा भी बिज़नेस खाने वाला है। इस वजह से पेंसिल्वेनिया रेलवेज़ के जो ओनर थे जिनका नाम टॉम था, टॉम ने फैसला किया कि वो क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में एंट्री करेंगे। क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री करी, लेकिन जॉन को भी पता चल गया था कि ये अब मेरा कॉम्पिटिटर बनने वाला है। और जॉन ने इतना उस टाइम पे अपना क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा दिया, इतने कम रेट्स में क्रूड ऑयल प्रोवाइड करने लगे, बेचने लगे, कि टॉम को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और टॉम को आखिरकार जॉन के पास आना ही पड़ा। टॉम ने अपने दोनों ही बिज़नेस यानी कि क्रूड ऑयल जो उन्होंने अभी नया स्टार्ट किया था और उनका रेलवेज़ का जो पुराना बिज़नेस था, वो दोनों ही बिज़नेस बंद होने लगे थे, बंद होने की कगार पर आ गए थे। और ये सारी चीज़ें टॉम बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ टाइम बाद ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। टॉम की डेथ की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और ये खबर पहुंची एंड्रियो कार्नेगी। एंड्रियो कार्नेगी अब इस स्टोरी में एंट्री कर रहे हैं। एंड्रियो कार्नेगी उस टाइम पर स्टील इंडस्ट्री के किंग थे। जैसे कि जॉन क्रूड ऑयल के किंग थे उस टाइम पर, वैसे ही स्टील इंडस्ट्री के किंग एंड्रियो कार्नेगी थे। और एंड्रियो कार्नेगी एकदम बहुत गुस्से में आ गए ये खबर सुनकर, क्योंकि टॉम जो थे वो एंड्रियो कार्नेगी के मेंटर थे उस टाइम पर। एंड्रियो ने टॉम की डेथ का पूरा ब्लेम जॉन पर डाल दिया और जॉन की और एंड्रियो की उस टाइम से काफ़ी बड़ी दुश्मनी शुरू हो गई थी। तभी दोस्तों इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि 1879 में एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब इन्वेंट कर दिया था। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जैसे ही एडिसन ने इन्वेंट किया 1979 में, तभी लोग समझने लगे कि यार क्रूड ऑयल का बिजनेस अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर क्रूड ऑयल सिर्फ एक ही चीज़ में काम आता था ज़्यादातर, वो था लैम्प और लालटेन जलाने के। इसके अलावा कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं था और लोगों को अब इसमें स्कोप ख़त्म होता हुआ दिख रहा था दोस्तों। लेकिन जॉन को जो था वो पूरा भरोसा था अपनी क्रूड ऑयल इंडस्ट्री पर, और जॉन कहते थे कि ये इंडस्ट्री इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। लेकिन इसके साथ साथ जॉन ने अपने दूसरे बिजनेसेस में एंटर करने का फैसला कर लिया था और जॉन की नज़र पड़ी थी एंड्रियो कार्नेगी के बिज़नेस पर, यानी कि स्टील इंडस्ट्री पर। और स्टील इंडस्ट्री में उतरने के लिए सबसे पहले जॉन ने यूएसए की सबसे बड़ी आयरन की माइन को परचेज़ किया, जो थी मसाबी माउंटेन माइन, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन पाया जाता था। क्योंकि स्टील को बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जॉन मसाबी माइन का आयरन काफ़ी कम रेट्स में बेचने लगे। जॉन ने सेम स्ट्रेटजी अपने स्टील बिजनेस में भी अपनाई जो उन्होंने क्रूड ऑयल के बिजनेस में पहले ही अपना चुके थे। उन्होंने अपने आयरन का इतना कम प्राइस कर दिया था कि और कंपनीज़ के लिए आयरन बेचना बहुत मुश्किल हो गया था। और मसाबी माइन का जो आयरन था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, जो कि बहुत कम रेट्स में जॉन जो है वो सेल कर रहे थे। और इस वजह से बाकी आयरन प्रोड्यूसर जो आयरन को सेल करते थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई थी। ये सब चीज़ें देखकर और जॉन की इस स्ट्रेटजी को देखकर एंड्रियो कार्नेगी समझ गए थे कि वो जिस स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अब उनसे भी बड़ा प्लेयर उस इंडस्ट्री में आ चुका है। और इस वजह से एंड्रियो कार्नेगी ने जॉन के साथ एक डील करने का फैसला किया। एंड्रियो कार्नेगी और जॉन के बीच में जो डील हुई थी उसकी कंडीशंस ये थी कि जॉन की जो मसाबी माइंस है, एंड्रियो कार्नेगी अपने स्टील बिजनेस के लिए सिर्फ वहीं से स्टील परचेज़ करेंगे और एंड्रियो कार्नेगी की जो स्टील इंडस्ट्री है वो अपने स्टील को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जॉन की रेलवे कंपनी का ही यूज़ करेंगी, जिसके चलते जॉन की रेलवे कंपनीज उनको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम कर देगी। तो इस पूरी डील में इन दोनों का ही फ़ायदा था और इन दोनों ने एक फ़ैसला भी करा था, एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था कि ये दोनों कभी एक दूसरे की इंडस्ट्री में कोई दखल नहीं करेंगे, यानी कि ना तो एंड्रियो कार्नेगी जॉन की क्रूड ऑयल इंडस्ट्री में जाएंगे और ना ही जॉन एंड्रियो कार्नेगी की स्टील इंडस्ट्री में कोई दखल करेंगे। अब इस स्टोरी में एक और बहुत बड़े प्लेयर की एंट्री होती है जिनका नाम है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन के बारे में शायद आप जानते हों और नहीं जानते हैं तो सिर्फ गूगल कर लिएगा, पता चल जाएगा कि ये कौन था। जेपी मॉर्गन को खबर मिल गई थी कि इन दोनों के बीच में एक डील हुई है और जेपी मॉर्गन ने अब स्टील इंडस्ट्री में उतरने का फैसला कर लिया।
जेपी मॉर्गन ने फैसला किया था कि वो जॉन की मसाबी माइन को परचेज करेंगे और एंड्रयू कार्नेगी की इन स्टील इंडस्ट्री को परचेज करेंगे और इन दोनों को ही मिलाकर वो एक बड़ी इंडस्ट्री बनाएंगे जिसका नाम होगा यूएस स्टील यानी कि यूएसएस। जेपी मॉर्गन पहुंचते हैं जॉन के पास और जॉन से डील करते हैं मसाबी माउंटेन माइन के लिए और वो मसाबी माउंटेन माइन को बहुत ज़्यादा कीमत पर ख़रीदते हैं जो उसकी एक्चुअल वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा थी। और इन दोनों से ही यानी कि एंड्रयू कार्नेगी और जॉन से डील करने के बाद जेपी मॉर्गन ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम जैसे मैंने आपको बताया यूएस स्टील रखा और वो यूएस स्टील कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील की कंपनी बन गई थी। जॉन डी रॉकफेलर की अब शेयर होल्डिंग स्टैंडर्ड ऑयल के साथ यूएस स्टील में भी थी और जॉन अब रेलवेज, आयरन एंड स्टील और क्रूड ऑयल इन तीनों ही इंडस्ट्रीज़ में छा गए थे और वो अब दुनिया के सबसे पहले बिलियनर और उस टाइम के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। याद रखिएगा ये वही शख्स है, ये वही जॉन है जिसके पास एक टाइम पर खाने तक के पैसे नहीं थे और वो दिन था कि ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। लेकिन जॉन यहाँ तक पहुँचे थे काफ़ी बड़ी कंपनीज़ को बर्बाद करने के बाद, काफ़ी लोगों को बैंकरप्ट करने के बाद और उनकी वजह से काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी कर ली थी। इस वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन भी बन चुके थे और उनके सबसे बड़े दुश्मन के रूप में सामने आई ईडा बेल जो कि उस टाइम की एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और वो बेटी थी एक क्रूड ऑयल बिजनेस के ओनर की जिन्होंने सुसाइड कर ली थी जॉन की स्ट्रेटजीज़ की वजह से। जॉन ने जो ऑयल प्राइस कम किए थे इस वजह से उनके फादर ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गए थे और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए उन्होंने जॉन के खिलाफ एक साथ 19 आर्टिकल पब्लिश किए थे। तो जो 19 आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किए थे जॉन के खिलाफ, उसमें जॉन की हर एक डील के बारे में लिखा हुआ था, हर एक रिश्वत, हर करप्शन के बारे में लिखा हुआ था कि जॉन ने कहाँ कैसी स्ट्रेटजीज़ अपनाई, कैसे लोगों को बैंकरप्ट किया, कैसे इंडस्ट्री को डोमिनेट किया, कैसे ऑयल इंडस्ट्री को पूरा कंट्रोल कर लिया। ये आर्टिकल्स जैसे ही पब्लिश हुए लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया और सभी लोग, ज़्यादातर लोग जो थे वो जॉन के खिलाफ हो गए थे और अब लोग कहीं ना कहीं जॉन से इन सब चीज़ों का बदला लेना चाहते थे। और तभी कहानी में एंट्री होती है रोजीवेल्ट की। रोजीवेल्ट उस टाइम पर पॉलिटिशियन थे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे और इलेक्शंस लड़ रहे थे। उन्होंने अपने इलेक्शंस का मुद्दा ही ये बना लिया था कि जैसे ही वो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बनेंगे वो जॉन की सभी कंपनीज को बांट देंगे और सख्त कानून लागू करेंगे ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा नहीं कर सके। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, पब्लिक ने उनको ही जिताया और वो अब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बन चुके थे। लेकिन उन्होंने जो कहा था उस पर वो टिके भी रहे, वही काम उन्होंने किया। जॉन की सभी कंपनीज़ को उन्होंने 34 पीसेस में बांट दिया, यानी कि एक कंपनी के 34 पीसेस करके 34 नई कंपनीज़ उन्होंने बना दी। और ये पूरा मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में भी जॉन पर ही एलिगेशंस लगे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें और आसान हो गई और ऐसे रूल्स, ऐसे कानून निकाले गए जिसके चलते आगे कोई भी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन आपको क्या लगता है जॉन उस दिन बर्बाद हो गए थे? जॉन बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे? जॉन की अब बिल्कुल बिजनेस ठप हो गए थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉन को इन सब चीज़ों से हैरत की बात है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि जॉन की उन 34 कंपनीज़ में शेयर होल्डिंग थी, हिस्सेदारी थी और इस वजह से जैसे जैसे वो 34 कंपनीज़ ग्रो करती गईं जॉन भी उन कंपनीज़ के साथ ग्रो करते गए। जॉन की नेटवर्थ ग्रो होती गई और जॉन बिलियनर से मल्टी बिलियनर बन गए। असल में दोस्तों जॉन के दो फेज़ थे। एक उनका फेज़ था कि उन्होंने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए लोगों की कंपनीज़ बंद करा दी, लोगों को बैंकरप्ट करा दिया, लोगों ने सुसाइड कर ली थी उनकी वजह से। और दूसरा फेज़ ये था कि वो अपनी पहली जॉब से लेकर आखिरी सैलरी तक, जो उनकी पहली सैलरी आई थी 250 रुपये उस टाइम पर, वहाँ से लेकर जो उनकी लास्ट सैलरी थी जो करोड़ों में थी, वहाँ तक उन्होंने अपनी हर सैलरी का 10% चैरिटी में डोनेट किया। और जॉन की डेथ 97 की एज में हुई थी और 97 की एज तक वो हज़ारों करोड़ों रुपए डोनेट कर चुके थे। और जॉन की फैमिली आज भी एक चैरिटेबल फंड चलाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिसने इंडिया समेत पूरी दुनिया में करोड़ों खरबों रुपए डोनेट किए हैं। जॉन को दुनिया का सबसे पहला बिलियनर कहा जाता है, लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि जॉन दुनिया के सबसे पहले बिलियनर नहीं थे, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड के सबसे पहले बिलियनर थे। दुनिया के सबसे पहले बिलियनर बहुत सालों, कई 100 साल पहले आ चुके थे
और उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उनके पास इतनी संपत्ति थी, इतनी बड़ी नेटवर्थ थी कि उनकी डेथ के बाद जब उनकी नेटवर्थ उनके बच्चों में बांटी गई थी तो उनकी जो गोल्ड प्लेट्स थी, गोल्डन बिस्किट्स थे, गोल्ड के जो सोने के बिस्किट होते हैं, उनको आरी से काटा जाता था और काटते काटते वहाँ पे कई हज़ार आरियाँ टूट गई थी, इतना सोना था उनके पास। तो दोस्तों ये थी जॉन डी रॉकफेलर की पूरी स्टोरी, जो उनकी स्टार्टिंग से एंड तक पूरी मैंने आपको बताई है। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा और याद रखिएगा कि इंसान की विल ही होती है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। इंसान का एक पॉजिटिव एटीट्यूड और उसका स्ट्रगल, मेहनत, मोटिवेशन ही उसको एक दूसरे मुकाम तक लेकर जाता है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।